नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू एसएससी डिफेंडर्स। अभी हम क्या कर रहे हैं, एक सीरीज़ में हम डिकोड कर रहे हैं बुक को, जो कि पॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है एम लक्ष्मीकांत। तो हम बिल्कुल इजी करके एक एक वर्ड को डिटेल में समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो चैप्टर है वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में बेसिकली ये समझना है हमको कि ब्रिटिशर्स एज अ ट्रेडर आए, उन्होंने हमको रेगुलेट करने के लिए, हमारे ऊपर राज करने के लिए कुछ नियम कानून बनाए, और फिर उन नियम कानून से हमने क्या प्रेरणा ली, क्या सीखा और क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करी जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो ये चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्रिटिशर जो थे वो 1600 के अंदर एज अ ट्रेडर, और ट्रेडर कैसे एक कंपनी बनाई गई, ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी जब बनाई गई तो ये किसके द्वारा इसको स्वीकृति दी गई? क्वीन एलिजाबेथ वन के द्वारा, और इनको चार्टर दिया गया। और 1600 से लेके 1765 मतलब कि बैटल ऑफ बक्सर तक इन्होंने अपना आधिपत्य जमा लिया। किसके ऊपर? भारत के ऊपर। और एक बैटल ऑफ बक्सर होती है, और बैटल ऑफ बक्सर के दौरान इनको मिलता है दीवानी राइट। दीवानी राइट का मतलब क्या हो गया कि अब इनके पास पावर है, इनके पास अधिकार है रिवेन्यू के ऊपर और सिविल जस्टिस के ऊपर। कौन कौन से एरिया का? बंगाल, बिहार और ओडिशा का। एंड जब इनको दीवानी राइट मतलब कि रिवेन्यू राइट और एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जस्टिस राइट मिल गया, तो रिवेन्यू से पैसा आने लगा और पावरफुल हुए। और जब पावर आती है तो ऑब्वियसली बात है दिमाग खराब हो जाता है। इसी कारण से इन्होंने मिस गवर्नेंस, करप्शन ये ज़्यादा स्टार्ट कर दिया गया भारत के अंदर। तो इसको देखते हुए 1857 के अंदर एक रिवोल्ट होता है, सेपोई म्यूटिनी होती है, या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहें तो भी गलत नहीं होगा, वो होता है। और इसी कारण से ब्रिटिश क्राउन ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश कर क्या ये बोल देता है कि अब जो भी राज चलेगा वो किसका चलेगा? ब्रिटिश क्राउन का चलेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ या तो एडमिनिस्ट्रेशन के काम आएगी, एंड उसके बाद उसका कोई भी कमर्शियल फंक्शन नहीं रहेगा। तो ब्रिटिश क्राउन का रूल 1947 तक कंटिन्यूड रहता है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को मिली। एंड इंडिपेंडेंस के बाद भारत कैसे गवर्न होगा, ये क्वेश्चन उठा। जब ये क्वेश्चन उठा तो ऑब्वियसली बात है कि जब ये क्वेश्चन उठा तो सबने सोचा क्यों ना एक कॉमन लॉ बनाया जाए, एक कॉमन बुक हो जिससे भारत गवर्न हो। उसको बोला गया कॉन्स्टिट्यूशन। और इन लॉज का एंड रेगुलेशन का जो कंपनीज एंड ब्रिटिश क्राउन के अंडर बने थे, इनसे भी हमने प्रेरणा लेके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ना कुछ चीज़ डाली। तो इसी कारण से बैकग्राउंड को स्टडी करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम पहले वो रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ेंगे जो कि कंपनी रूल में आया 1773 से 1858 के अंदर। एंड फिर हम पढ़ेंगे क्राउन रूल के अंदर वो एक्ट्स, वो रूल्स एंड रेगुलेशन जो कि क्राउन रूल के अंदर आया, और साथ साथ में वो घटना जो इस दौरान पे घटी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कंपनी रूल। सबसे पहला एक्ट जो भारत को रेगुलेट करने के लिए आता है वो है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब ये जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस में सबसे महत्वपूर्ण है, बिकॉज पहली बार बोला ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि ये जो कंपनी है ना, ये भारत को कंट्रोल मतलब कि जो ये कंपनी है इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी और साथ साथ में रेगुलेट करेगी इसके अफेयर्स। कहाँ पर? भारत के अंदर। साथ साथ में ये भी रिकॉग्नाइज किया गया कि कंपनी के कुछ ना कुछ पॉलिटिकल फंक्शंस एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन भी हैं भारत के अंदर। और साथ साथ में इसने एक फाउंडेशन रखी, नींव रखी, किसकी? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की भारत के अंदर। इसके कुछ फीचर्स जो कि इम्पोर्टेंट है, जो कि पेपर्स में अक्सर पूछे जाते हैं। सबसे पहला फीचर क्या है
जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको गवर्नर जनरल की उपाधि दे दी गई, और जितने भी गवर्नर्स थे मद्रास के, बॉम्बे के, उसको सबऑर्डिनेट कर दिया गया। अब क्योंकि गवर्नर जनरल बन चुका है, उसके अधिकार भी बढ़ चुके हैं, इस अधिकार को देखने के लिए, इसको समझने के लिए अब उसको ज़्यादा रिसोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। इसी कारण से एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई जाती है जिसके अंदर 4 मेंबर रहते हैं। तो पूछा जा सकता है कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कितने मेंबर थे? 4 मेंबर थे। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बना? लॉर्ड वॉरेन हास्टिंग, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद इसमें एक और डिसीजन लिया गया कि सुप्रीम कोर्ट जो होगा वो कलकत्ता में स्थापित होगा, और उसके अंदर 1 चीफ जस्टिस और 3 जो हैं वो जजेस होंगे। और कंपनी के जो भी सर्वेंट थे, जो भी काम करने वाले थे, उनको बिल्कुल प्रोहिबिट कर दिया गया, मना कर दिया गया कि वो ना तो प्राइवेट ट्रेड करेंगे और ना ही किसी से रिश्वत ले पाएंगे, मतलब ब्राइबरी फॉरबिड कर दी गई नेटिव से। क्या ऐसा सच्ची में हुआ था? नहीं, ये सिर्फ कागज़ों पर था। अब इसने बोल दिया गया कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होगा, इसके ऊपर कंट्रोल किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। कैसे कंट्रोल किया? अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को रिपोर्ट करने पड़ेंगे रिवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर जो भी इंडिया में होंगे, कहाँ पर? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट एक्ट आता है विच इज़ अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 क्या बोलता है? ये बोलता है जो भी डिफेक्ट्स आ गए रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के अंदर, उसको सही किया जाएगा किसके द्वारा? अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 के तहत। और इसी कारण से इसको बोला जाता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसके अंदर क्या था? अब सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था, तो गलती से ये एग्जेम्पशन नहीं डाला कि गवर्नर जनरल उसकी काउंसिल जो है सुप्रीम कोर्ट से एग्जेम्प्ट रहेगी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के तहत। लेकिन क्योंकि अब गवर्नर जनरल उस काउंसिल को दिक्कत हो रही थी अपने काम करने में, इसी कारण से ये एक्ट लाया गया। कौन सा? अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। और इसमें क्या बोला गया कि अब हम एग्जेम्प्ट करते हैं गवर्नर जनरल, उसकी काउंसिल, और साथ साथ में कंपनी के वर्कर्स को, सर्वेंट्स को, कि किसके जुरिडिक्शन से? सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन से। एक और इसमें फैक्ट डाला गया कि जो भी रिवेन्यू मैटर आएंगे, ठीक है ना, अगर उससे रिवेन्यू मैटर या फिर उसके कलेक्शन से रिलेटेड कोई भी मैटर होगा, वो सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन से बाहर होगा। और सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन क्या है? कलकत्ता के अंदर कलकत्ता के अंदर जो इनहेबिटेंट हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन के अंदर आएंगे। और ये बोला गया कि हिंदूज वर टू बी ट्राइड अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ और मुस्लिम वर टू बी ट्राइड अकॉर्डिंग टू द मोहम्मदन लॉ। मतलब हिंदूज के लॉ के अकॉर्डिंग जो है वो ट्राई किए जाएंगे एंड मुस्लिम्स अकॉर्डिंग टू मोहम्मदन लॉ, ठीक है। इसके बाद ये बोला गया कि प्रोविंशियल कोर्ट से जो भी अपील आएगी वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल देखेगा, ना कि सुप्रीम कोर्ट। और ये भी बोला गया कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल जो है वो रेगुलेशंस को बना सकता है, किससे रिलेटेड? प्रोविंशियल कोर्ट से रिलेटेड और काउंसिल से रिलेटेड। तो ये था अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। इसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। इसने क्या किया कि जो कंपनी के कॉमर्शियल और जो पॉलिटिकल फंक्शन है दोनों सेपरेट कर दिए, और इसी कारण से एक चीज़ बनी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखेगी कॉमर्शियल फंक्शंस, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है वो पॉलिटिकल फंक्शन देखेगा। अब क्योंकि 2 ऑर्गन है, दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं, इसी कारण से बोला जाता है कि इस एक्ट से ये डबल गवर्नमेंट का जो नॉर्म है वो स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। अब जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है वो सुपरवाइज करेगा और डायरेक्ट करेगा जितने भी ऑपरेशन होते हैं सिविल से रिलेटेड और मिलिट्री गवर्नमेंट से रिलेटेड, सिंपल सी बात, या फिर रिवेन्यू से रिलेटेड, किसके? ब्रिटिश पोजेशन के, ठीक है। अब इसमें ब्रिटिश पोजेशन एक वर्ड इस्तेमाल किया गया, मतलब कि कंपनी की टेरिटरी को ब्रिटिश पोजेशन सबसे पहली बार इसी एक्ट में बोला गया, पिट्स इंडिया एक्ट में, ठीक है ना। तो ये चीज़ जो थी इंपॉर्टेंट थी। फिर आता है एक्ट ऑफ 1786। ये एक्ट इसलिए आया बिकॉज लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल की उपाधि देनी थी बंगाल के अंदर। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपनी 2 डिमांड रखी,
सबसे पहली डिमांड ये रखी कि उसने बोला कि जो काउंसिल है ना, अगर काउंसिल कोई मुझे एडवाइस देती है या फिर मैं कोई भी डिसीज़न लेता हूँ या फिर काउंसिल कोई भी डिसीज़न लेती है तो मेरे पास ओवर रिडन पावर होनी चाहिए स्पेशल केसेस के अंदर। और दूसरी बात, गवर्नर जनरल जो रहेगा वो कमांडर इन चीफ, मतलब कि मैं जो हूँगा वो कमांडर इन चीफ रहूँगा, सिंपल सी बात, ठीक है ना। अब ये दोनों डिमांड मान ली गई और इसी कारण से अब लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 में बन जाते हैं क्या, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इसके बाद आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1793। 1793 के अंदर जो लॉर्ड कॉर्नवालिस को पावर दी थी वो सभी गवर्नर जनरल एंड गवर्नर्स ऑफ प्रेसिडेंसीज को एक्सटेंड कर दी गई, मतलब कि ओवरराइडिंग पावर। इसके बाद गवर्नर जनरल को और पावर दे दी गई, सिंपल सी बात, कंट्रोल दे दिया गया गवर्नमेंट ऑफ सब ऑर्डिनेट प्रेसिडेंसी लाइक बॉम्बे एंड मद्रास। जो ट्रेड मोनोपोली थी कंपनी की वो 20 साल बढ़ा दी गई और कमांडर इन चीफ जो है वो गवर्नर जनरल काउंसिल का मेंबर नहीं होगा, अगर स्पेशली उसको अपॉइंटेड किया जाए, ठीक है ना, तभी होगा, अगर वैसे नहीं तो वो नहीं होगा, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या है, जो मेंबर्स हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल और उसके स्टाफ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर और उसका जो स्टाफ होगा उसको अब इंडियन रेवेन्यू से पे किया जाएगा, मतलब कि ड्रेन ऑफ वेल्थ जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, सिंपल सी बात, ठीक है। फिर आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ने क्या किया, जो मोनोपोली थी इंडिया के ऊपर ट्रेड की उसको ख़त्म कर दिया, सिंपल सी बात, और बोला कि जितने भी ब्रिटिश मर्चेंट हैं वो इंडिया में आके ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन मोनोपोली बनाकर रखी या फिर उनको दे दी गई टी के ऊपर, ट्रेड इन टी और साथ साथ में ट्रेड इन चाइना, ये कंपनी को मोनोपोली दे दी गई, ठीक है। एंड ये बोला गया कि जो ब्रिटिश क्राउन है ना, जितना जो भी कंपनी की टेरिटरी है वो ब्रिटिश क्राउन की जो है वो सोवर्निटी है, सिंपल सी बात, ठीक है ना, मतलब कि ब्रिटिश क्राउन का आधिपत्य है उस कंपनी की टेरिटरी के ऊपर। और क्रिश्चियन मिशनरीज को बोला गया कि आप भारत में आ सकते हो एनलाइटन करने, किसको, भारत के लोगों को, बिकॉज इनका सोचना था कि हम पिछड़े हुए हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। इन्होंने बोला कि हम अब स्प्रेड करेंगे वेस्टर्न एजुकेशन एंड इसके बाद लोकल गवर्नमेंट्स को बोला कि आप टैक्सेस को इम्पोज कर सकते हो किसी भी पर्सन के ऊपर, अगर कोई पर्सन टैक्स ना दे तो आप उसको पनिश भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। फिर आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 क्या बोलता है, ये फाइनल स्टेप था टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन, बिकॉज इसके अंदर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और साथ साथ में इसमें सिविल एंड मिलिट्री पावर को वेस्ट भी कर दिया गया, मतलब कि अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास पूरी सिविल और मिलिट्री पावर है। अब जो गवर्नमेंट है इंडिया की, सिंपल सी बात, वो पूरा एंटायर टेरिटोरियल एरिया जो कि कंपनी कंट्रोल करती थी, अब वो पूरा का पूरा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अंदर आ चुका है, सिंपल सी बात। और फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन बने, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, यानी कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने, लॉर्ड विलियम बेंटिक, आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद क्या हुआ कि जो गवर्नर है बॉम्बे का एंड मद्रास का, उसके पास जो लेजिस्लेटिव पावर हुआ करती थी, अब लेजिस्लेटिव पावर नहीं रहेगी फ्रॉम दिस एक्ट 1833 से। इसके बाद जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है उसको एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर दे दी गई, भाई एंटायर ब्रिटिश इंडिया के लिए अब जो भी कानून बनेंगे वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना पाएगा। अब जो प्रीवियस एक्ट थे उन्हें रेगुलेशन बोला जाता था, लेकिन जो अब के एक्ट बने हैं, है ना, इस मतलब कि एक्ट के अंदर जो एक्ट बने हैं उनको एक्ट्स बोला जाएगा, सिंपल सी बात, ठीक है। लॉज बने हैं उनको एक्ट बोला जाएगा, ठीक है। इसने क्या किया, एंड कर दिया क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो कमर्शियल बॉडी थी, अब वो प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी रह गई, सिंपल सी बात, ठीक है ना। और एडमिनिस्ट्रेशन किसके बिहाफ पर करेगी, हिज मैजेस्टी, हिज हायर्स एंड हिज सक्सेसर्स। अब जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 आया उसने अटेम्प्ट किया कि इंट्रोड्यूस किया जाए ओपन कंपटीशन, किसके लिए, सिलेक्शन के लिए, किसकी, सिविल सर्वेंट्स की। लेकिन कंपनी के जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उन्होंने क्या किया, इसका पुरजोर विरोध किया और इसी कारण से अभी इस चीज़ को लागू नहीं किया गया। लेकिन चार्टर एक्ट ऑफ 1853 आता है, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 आया तो इस ये क्या है कि लास्ट चार्टर था चार्टर एक्ट की सीरीज़ का, सिंपल सी बात, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, जो लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन था
गवर्नर जनरल काउंसिल का, उसको सेपरेट कर दिया गया। मतलब पहले एग्जीक्यूटिव काउंसिल ही हुआ करती थी, लेकिन 1853 चार्टर एक्ट ऑफ 1853 से क्या हुआ कि जो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल उसको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया, एक तो लेजिस्लेटिव, एक एग्जीक्यूटिव। मतलब कि कानून बनाना, विधायी का एक स्पेशल फंक्शन जो है वो बताया गया, सिंपल सी बात, ठीक है ना। मतलब कि अब क्या है कि अब उसको क्या बोला जाएगा, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, ILC या फिर CLC, मतलब कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन है वो पहली बार सेपरेट कब हुए, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के अंदर सेपरेट हुए। इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है कि ओपन कंपटीशन जो कि बोला गया था 1833 के अंदर, लेकिन फाइनली स्टार्ट किया गया वो 1853 के अंदर। और इसी कारण से 1854 में एक कमेटी बिठाई गई, उसको बोला जाता है मैकोले कमेटी। इसके बाद आता है क्या है, जो कंपनी रूल है, सिंपल सी बात। अब वो कंपनी रूल जो है वो किसके बिहाफ पे एडमिनिस्ट्रेशन करेगी, ब्रिटिश क्राउन पे, लेकिन वो करती रहेगी। लेकिन अब जो है उसका जो पीरियड है ना, एक्सटेंड किया था 20 साल के लिए 1833 के अंदर, लेकिन अब ये नहीं बोला गया कि कितने साल के लिए मतलब कि रूल्स को एक्सटेंड किया गया है, कंपनी के रूल को, ठीक है। अब क्या किया गया, इस एक्ट ने फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इंट्रोड्यूस किया, किसके अंदर, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। इसमें 6 न्यू लेजिस्लेटिव मेंबर थे ऑफ गवर्नर जनरल की काउंसिल। जो 4 मेंबर होंगे, 6 में से जो 4 मेंबर होंगे वो कहाँ से होंगे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स होंगे ऑफ मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा। अब यहाँ पे स्टार्ट होता है क्राउन रूल, ठीक है। क्राउन रूल में सबसे पहला एक्ट आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। क्यों आया ये एक्ट, बिकॉज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या फिर हम बोले तो सेपोई म्यूटिनी या फिर रिवोल्ट ऑफ 1857 हो चुका था। अब भारत के लोगों को मुट्ठी में लेना था अपने ब्रिटिश गवर्नमेंट को, तो इसी कारण से उन्होंने बोला कि अब जो हम एक्ट लेके आ रहे हैं वो है एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब कि अब हम अच्छे तरीके से रखेंगे इंडियंस को, इसी कारण से ये एक्ट लाया गया, सिर्फ दिखाने के लिए, सिंपल सी बात, ठीक ना। अब क्या बोला गया कि अब तो मेजेस्टी, अब जो किंग है, जो क्वीन है, वो डायरेक्टली कंट्रोल करेगा इंडिया को। और इसी कारण से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की उपाधि को चेंज कर वाइसरॉय ऑफ इंडिया कर दिया गया, या फिर पूरी जो होती है वाइसरॉय एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दी गई उपाधि, सिंपल सी बात। और जो फर्स्ट वाइसरॉय बने वो थे लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। अब इसने क्या किया, जो डबल गवर्नमेंट थी वो सिंपल सी बात क्या करा, मतलब कि खत्म कर दिया, एंड कर दिया किसको, डबल गवर्नमेंट को, सिंपल मतलब कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को पूरा का पूरा खत्म कर दिया गया, ठीक है। अब वाइसरॉय के लिए एक क्या बनाया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया, सिंपल सी बात, ठीक है ना। वाइसरॉय है, सिंपल वाइसरॉय तो इंडिया के अंदर काम करेगा, और जो ब्रिटेन के अंदर काम करेगा वो था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, मतलब कि ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक मेंबर, ब्रिटिश कैबिनेट का एक मेंबर होगा, सिंपल सी बात, ठीक है ना। अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए क्या बनाई गई, 15 मेंबर के काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई गई, सिंपल सी बात, ताकि वो एडवाइस कर सके किसी को, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल जो थी एक कॉर्पोरेट बॉडी थी, इसको स्यू किया जा सकता है अगर कुछ भी भारत में या फिर इंग्लैंड में गलत होता, सिंपल सी बात, ठीक है ना। लेकिन हम फिर भी बोलेंगे कि इस एक्ट ने कोई सब्सटेंशियल चेंज नहीं किया इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर, सिंपल सी बात, ठीक है ना। अगर हम नेक्स्ट एक्ट की बात करें तो आता है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। अब क्या हुआ कि इंडियंस लोगों का कॉरपोरेशन चाहिए था, सिंपल सी बात, इसी कारण से आया इंडियन काउंसिल एक्ट्स ऑफ 1861 आया, सिंपल सी बात। और ये 3 आएंगे, 1861, 1892 एंड 1909, ठीक है ना। इसके फीचर्स क्या थे, सिंपल सी बात, ठीक है ना। इसके फीचर्स ये थे कि सिंपल सी बात, पहली बार लॉ मेकिंग प्रोसेस में वाइसरॉय ने इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को अपॉइंट किया, एंड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स में 3 इंडियंस थे। सबसे पहला राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। इसके बाद यहाँ से डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो स्टार्ट हुआ, और बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी अब अपने कानून खुद बना पाएंगे, सिंपल सी बात, ठीक है ना। इसके बाद क्या हुआ कि न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी बनी प्रोविंसेस के अंदर, जैसे कि बंगाल, साउथ वेस्टर्न प्रोविंसेस, पंजाब कब बनी, बंगाल में 1862, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में 1886 एंड पंजाब के अंदर 1897, ठीक है ना। जो वाइसरॉय है वो रूल्स एंड ऑर्डर्स बना सकता है काउंसिल के बिजनेस के लिए, मतलब काउंसिल ढंग से चले।
और यहाँ से पोर्टफोलियो सिस्टम को, जो कि लॉर्ड कैनिंग ने 1859 में स्टार्ट किया था, उसको भी ऑफिशियली रिकॉग्निशन दे दिया गया। पोर्टफोलियो सिस्टम के अंदर एक मेंबर को एक डिपार्टमेंट का एक इंचार्ज बना दिया जाता है, सिंपल सी बात, ठीक है। इसके बाद वाइसरॉय को पावर दी गई कि वो क्या कर सकता है कि ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है अगर इमरजेंसी के टाइम है या फिर इमरजेंसी का पीरियड हो, और इस ऑर्डिनेंस की पावर जो है वो कितने मंथ रहेगी, 6 मंथ रहेगी, ठीक है। इसके बाद आता है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 क्या बोला गया, सिंपल सी बात, ठीक है। इसने क्या किया गया, अब जो नंबर था एडिशनल मेंबर्स का सेंट्रल लेजिस्लेटिव एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव के अंदर वो बढ़ा दिया गया, लेकिन फिर भी जो मेजॉरिटी थी वो किसकी रही, ऑफिशियल मेंबर की रही, सिंपल सी बात, ठीक है ना। एंड इसके बाद क्या हुआ कि इंक्रीज किया गया फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, और उनको मतलब कि अधिकार दे दिए गए कि वो बजट को डिस्कस कर सकते हैं, और साथ साथ में वो एग्जीक्यूटिव से कोई भी मतलब कि क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, सिंपल सी बात, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि जो सब नॉन ऑफिशियल मेंबर हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के बाय द वाइसरॉय, भाई जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो वाइसरॉय जो है वो उसके अंदर जो मेंबर हैं वो नॉमिनेटेड होंगे, किसके कहने पर, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कहने पर, और सिंपल बात प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के कहने पर। और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर गवर्नर नॉमिनेट करेगा मेंबर्स को, किसके कहने पर, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के कहने पर, म्यूनसिपालिटीज़ के कहने पर, यूनिवर्सिटीज़ के कहने पर, ट्रेड एसोसिएशन के कहने पर, जमींदार एंड चैम्बर्स के कहने पर। मतलब कि यहाँ पे लिमिटेड या फिर इनडायरेक्ट प्रोविजन आया किसका, इलेक्शन का, लेकिन डायरेक्ट इलेक्शन का वर्ड जो है यहाँ पर इस्तेमाल नहीं हुआ था किस एक्ट में, 1892 में। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट आता है जिसको बोलते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, या फिर बोलते हैं मोर्ले मिंटो रिफॉर्म। मोर्ले जो थे वो SOS थे, मतलब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, एंड मिंटो की अगर बात करें तो वाइसराय ऑफ इंडिया थे, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ कर दिया गया फ्रॉम 16 to 60, लेकिन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का भी साइज़ इंक्रीज़ कर दिया गया, लेकिन हर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो मेंबर थे वो अनसर्टेन थे, या फिर हम ये बोल सकते हैं अलग अलग थे, ठीक है ना। अभी भी 1909 तक भी ऑफिशियल मेजोरिटी ही रहेगी, नॉन ऑफिशियल की मेजोरिटी नहीं रहेगी, लेकिन 1909 में एक मेजर चेंज हुआ कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव जो काउंसिल थी उनको बोल दिया गया कि अब नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी जो है वो हो सकती है, किसमें, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर। अब साथ साथ में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं उनके मेंबर को बोल दिया गया कि आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी आस्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और साथ साथ में रेजोल्यूशन उठा सकते हैं किसी के बजट के अंदर, सिंपल सी बात, ठीक है ना। एंड इसके बाद क्या है कि भाई जो एसोसिएशन किया गया इंडियंस का विद एग्जीक्यूटिव काउंसिल, अभी तक एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ओनली ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स के द्वारा चुने गए लोग थे, सिंपल सी बात, इंडियंस कोई नहीं था। लेकिन अब 1909 के अंदर एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर भी इंडियंस को डाला गया, और सबसे पहले जो मेंबर हैं वो लो मेंबर निकल के आए, कौन से, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इसके बाद इसने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को क्या करा, एक तरह से लीगलाइज कर दिया गया, इसी कारण से ये एक्ट ऑफ लीगलाइज्ड कम्युनलिज्म भी बोला जाता है। और साथ साथ में लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी बोला जाता है। और किस को मिला सेपरेट इलेक्टोरेट, मुस्लिम को मिला। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के जो नेता होंगे उनको चुनेगी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी ही, सिंपल सी बात, बाकी कोई कम्युनिटी उनको वोट नहीं दे सकती। तो ये था सेपरेट इलेक्टोरेट का कंसेप्ट, सिंपल सी बात, ठीक है ना। फिर सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दे दी गई किसको, कॉरपोरेशंस को, चैम्बर ऑफ कॉमर्स को, यूनिवर्सिटीज़ को, एंड जमींदार को। फिर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसने बोला कि हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाएंगे, 1917 में बोला, सिंपल सी बात, ठीक है ना। इस एक्ट को एनेक्ट किया गया 1919 के अंदर, और फोर्स में कब लाया गया, 1921 के अंदर, और इसको बोला जाता है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। मोंटेग्यू थे SOS एंड चेम्सफोर्ड थे क्या, हमारे वाइसरॉय, ठीक है। इसके बाद क्या क्या इंपॉर्टेंस थी इसकी, सिंपल सी बात, जो सेंट्रल कंट्रोल है प्रोविंसेस के ऊपर, है ना, और डिमार्केट कर दिया गया, मतलब जो सेंट्रल कंट्रोल है ना प्रोविंसेस के ऊपर, उसके ऊपर जो है वो बनाए गए, सिंपल सी बात, ठीक है ना। जो सब्जेक्ट्स थे, मतलब डीलिंग के जो सब्जेक्ट्स थे उनको अलग अलग कर दिया गया, मतलब कि कुछ सब्जेक्ट जो है सेंट्रल को दे दिए गए, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिए गए, कुछ जो सब्जेक्ट है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को दे दिए गए, सिंपल सी बात, ठीक है ना। एंड
इसके बाद क्या गया, सिंपल सी बात, ठीक है ना, मतलब कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट एंड जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है वो अपने रिस्पेक्टिव फील्ड में, अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में क्या बना सकते हैं, लॉ बना सकते हैं, सिंपल सी बात। लेकिन ओवरऑल जो स्ट्रक्चर था गवर्नमेंट का वो यूनिटरी और सेंट्रलाइज्ड ही रहा, सिंपल सी बात, ठीक है ना। अब जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, प्रोविंशियल सब्जेक्ट दो हिस्सों में बांटा गया, फर्स्ट इज ट्रांसफर्ड एंड सेकेंड वन इज रिजर्व्ड। ट्रांसफर सब्जेक्ट के अंदर जो गवर्नर रहेगा वो उन सब्जेक्ट्स को एडमिनिस्टर करेगा विद द एड ऑफ मिनिस्टर, सिंपल सी बात, ठीक है ना, जो कि रिस्पॉन्सिबल होंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल को। और रिजर्व सब्जेक्ट के अंदर गवर्नर जो है अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ उस पर डिसीजन लेगा, जो कि रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी लेजिस्लेटिव काउंसिल में। इस सिस्टम को बोला गया डायआर्की, है ना। डाई का मतलब दो और आर का मतलब होता है रूल, मतलब कि डबल रूल। तो 1919 के अंदर जो डबल रूल है, डायआर्की है, वो प्रोविंशियल लेवल पर एस्टेब्लिश करी गई। लेकिन 1935 के अंदर ये जो डायआर्की है वो किसके ऊपर चली जाएगी, ये मतलब कि फेडरल रूप में चली जाएगी, ठीक है ना। और ये जो रूल है, ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये काफ़ी अनसक्सेसफुल रहा प्रोविंशियल लेवल के ऊपर, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि सिंपल से बाइकैमरलिज्म आया, मतलब कि जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल थी या फिर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की, इसको दो हिस्सों में तोड़ दिया गया, सिंपल सी बात, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। अपर हाउस को बोला गया काउंसिल ऑफ स्टेट एंड लोअर हाउस को बोला गया लेजिस्लेटिव असेंबली, सिंपल सी बात, ठीक है ना। इसके बाद अब जो थे 6 मेंबर जो थे वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल, अभी तो पहले तो 1909 में तो एक ही मेंबर आया था, अब चार में से एक मेंबर तो वो रहेगा। मतलब कि अब क्या कर दिया गया, जो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उस 6 मेंबर्स में से जो 3 मेंबर्स हैं वो क्या होंगे, इंडियंस होंगे, अदर देन कमांडर इन चीफ, जो कि आर्मी का हेड होगा, सिंपल सी बात, ठीक है ना। और कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को और एक्सटेंड किया गया, और किस किस को दे दिया गया, सिख को, इंडियंस क्रिश्चियंस को, एंग्लो इंडियंस को एंड यूरोपियंस को। फ्रेंचाइज जो है वो लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल को दी गई ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, टैक्स एंड एजुकेशन। अब एक नया ऑफिस जो है वो क्रिएट किया गया, हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन, और कुछ एसओएस के जो फंक्शंस थे वो उसको ट्रांसफ़र कर दिए गए। पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो स्थापित करा गया, जैसे कि सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है 1926 में स्थापित किया गया। अगर आप इनका पेपर आप अटेम्प्ट करेंगे, यूपीएससी ही फाइनली बाद में वो यूपीएससी बना, ठीक है ना। इसके बाद एक सेपरेट जो है प्रोविंशियल बजट, अब क्या होगा कि फर्स्ट टाइम बोल दिया गया कि प्रोविंशियल जो असेंबलीज होंगी, प्रोविंसेस जो होंगे वो अपना बजट खुद निकालेंगे और सेंट्रल बजट जो है वो अपना खुद बनाया जाएगा, सिंपल सी बात, ठीक है ना। एंड बोला गया कि लास्ट में एक स्टैट्यूटरी कमीशन आएगी 10 साल बाद इस, और वो अपना रिपोर्ट जो है वो सबमिट करेगी। इसी कारण से 1927 में साइमन कमीशन जो है वो आई, मतलब 2 साल अपने स्केड्यूल से पहले ही आ गई। और इसमें 7 मेंबर थे और ये स्टैट्यूटरी कमीशन थी, और इसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे, सर जॉन साइमन थे, सिंपल सी बात, ठीक है ना। क्योंकि इसके अंदर सभी के सभी यूरोपियन मेंबर्स थे, ब्रिटिशर्स मेंबर थे, इसी कारण से सभी इंडियंस ने इसका बायकॉट किया। और इसने कुछ रिकमेंडेशन दी। सबसे पहली रिकमेंडेशन थी कि डायआर्की को अबोलिश कर दिया जाए, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का एक्सटेंशन हो प्रोविंसेस के अंदर, और एक फेडरेशन बनाया जाए ब्रिटिश इंडिया का और प्रिंसली स्टेट के साथ। कंटिन्यूएशन रखा जाए कम्युनल इलेक्टोरेट का, सिंपल सी बात। और इसी पर डिसीजन लेने के लिए 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, और 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद, इतनी डिस्कशन के बाद एक वाइट पेपर आता है ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, सिंपल सी बात, ठीक है ना। और इसी कारण से उसको देखते हुए एक एक्ट रखा जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इस दौरान 1935 के बीच में एक कम्युनल अवार्ड भी आता है, और कौन उसे अनाउंस करते हैं, रामसे मैकडोनाल्ड, जो कि ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पर थे, सिंपल सी बात, ठीक है। इन्होंने स्कीम ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज़ रखी इसके अंदर, और इसने क्या बोला गया कि ये कम्युनल अवार्ड है, क्यों, बिकॉज इसने सेपरेट इलेक्टोरेट को और एक्सटेंड कर दिया टू दी मुस्लिम, सिख्स, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस। इसने एक और एक्सटेंड कर दिया डिप्रेस्ड क्लासेस, जो शेड्यूल कास्ट थे। गांधी इसके बिल्कुल खिलाफ थे, और इसी कारण से वो यारावाड़ा जेल के अंदर फास्ट अन टू डेथ जाते हैं, सिंपल सी बात, ठीक है।
और लेकिन इसके समर्थन में थे B.R. अम्बेडकर साहब। इन दोनों के बीच में यारावाड़ा जेल में एक पैक्ट होता है, उसको बोलते हैं हम पूना पैक्ट, और ये हल निकाला जाता है कि हिंदू जॉइंट इलेक्टोरेट बनेगा, उसके अंदर हम रिजर्व सीट्स रखेंगे डिप्रेस्ड क्लासेस के अंदर। अब आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ये एक माइलस्टोन था, एक कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के लिए भारत के अंदर। अब इसके अंदर 321 सेक्शंस थे, 10 शेड्यूल्स थे, और इसका प्रॉपर इम्पैक्ट दिखता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। इसी कारण से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बहुत बल्कि निकल के आता है। तो चलते हैं इसके, देखते हैं मेन प्रोविजंस क्या था। इसने बोला था कि ऑल इंडिया फेडरेशन जो है बनेगा प्रोविंसेस साथ साथ में प्रिंसली स्टेट से मिलकर। और इसने क्या किया, जो मतलब कि लिस्ट बनाई, सेंट्रल लिस्ट, मतलब फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कॉन्करेंस लिस्ट, ठीक है ना। एंड इसके बाद क्या किया गया, इसके अंदर सिंपल जो रेसिड्यूरी पावर्स होती हैं, सिंपल सी बात, वो किसको दी गई, वाइसरॉय को दी गई। लेकिन ये फेडरेशन कभी हकीकत में आया ही नहीं, बना ही नहीं, बिकॉज प्रिंसली स्टेट ने इस फेडरेशन को ज्वाइंट करने से मना कर दिया। इसके बाद इसने अबॉलिश कर दिया प्रोविंसेस के अंदर डायरकी। लेकिन इसने क्या किया गया, इसने इंट्रोड्यूस कर दिया डायरकी को किसके ऊपर, फेडरल लेवल के ऊपर, सिंपल सी बात, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या किया गया, फेडरल जो सब्जेक्ट से उसको डिवाइड किया गया रिजर्व सब्जेक्ट में एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट के अंदर। अब बाइकैमरलिज्म जो है, मतलब कि दो हाउसेस, मतलब कि पहले जो प्रोविंस का लेजिस्लेटिव काउंसिल था, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको दो हिस्सों में बांटा गया प्रोविंसेस के अंदर भी, बंगाल में, बॉम्बे में, मद्रास में, बिहार में, असम के अंदर और यूनाइटेड प्रोविंस के अंदर, सिंपल सी बात, ठीक है। इसके बाद जो प्रिंसिपल है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का, वो एक्सटेंड कर दिया गया डिप्रेस क्लासेस को, तो पहले था ही, अब साथ साथ में व्यूमेन एंड लेबर को भी होने लगा, ठीक है ना। इसके बाद इसने अबॉलिश किया काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, मतलब काउंसिल ऑफ इंडिया को, जो कि SOS को दी हुई थी, और इसकी जगह पर सिंपल सी बात, ठीक है ना, जो काउंसिल ऑफ इंडिया स्थापित हुई थी उसको तो क्या हो गया, ख़त्म कर दिया गया। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, सिंपल सी बात, ठीक है ना, उसको क्या दे दी गई, टीम ऑफ एडवाइजर्स दे दी गई, सिंपल सी बात, ठीक है ना। इसने फ्रेंचाइज मतलब कि वोट देने के अधिकार को अब 10% तक पॉपुलेशन को दे दिया, सिंपल सी बात, ठीक है ना। और इसने बोला कि एक सेंट्रल बैंक जो है वो बनाया जाएगा, जैसे कि उसका नाम रखा गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ताकि कंट्रोल करा जा सके करेंसी एंड क्रेडिट को। एंड उसके बाद इसने बोला कि एक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो तो है ना बनेगा ही, साथ साथ में प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन भी बनेगा, और साथ साथ में जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी बनेगा 2 और मोर प्रोविंसेस के लिए। और इसने बोला कि एक फेडरल कोर्ट जो है वो भी स्थापित किया जाएगा, और वो कब स्थापित किया गया, 1937 के अंदर। इसके बाद आता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, जिसमें भारत को मिलेगी आज़ादी, सिंपल सी बात, भारत के साथ साथ पाकिस्तान को भी याद रखना चाहिए हमारे को, ठीक है। इसने बोला कि हम जो ब्रिटिश रूल है वो ख़त्म हो जाएगा जून 30, 1948 में, और उस टाइम पर प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर थे क्लेमेंट एटली, ठीक है। इसने बोला कि हम ट्रांसफ़र कर देंगे जितने भी जो भी पावर होगी रिस्पॉन्सिबल इंडियन हैंड्स को, सिंपल सी बात, ठीक है ना। एंड इसी कारण से जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनी इंडिया की 1946 के अंदर, और वो क्या बनाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, किसके लिए, भारत के लिए, आज़ाद भारत के लिए, ठीक है। और ये भी बोला इसने कि अगर एक डोमिनियन जो है 2 बनेंगे, इंडिया बनेगा, पाकिस्तान बनेगा। अगर कोई ज्वाइन करना चाहे वो इंडियन डोमिनियन को भी ज्वाइन कर सकता है, पाकिस्तान को भी कर सकता है, या फिर रिमेन इंडिपेंडेंट रह सकता है। और इसी कारण से जून 3, 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने सामने रखा माउंटबेटन प्लान, और माउंटबेटन प्लान को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने दोनों ने जो है एक्सेप्ट किया, और इसी कारण से 2 डोमिनियन जो है बन के निकल के उभर के सामने आए, इंडिया एंड पाकिस्तान। अब फीचर्स क्या थे इस एक्ट के वो देख लेते हैं। इसने बोला कि ब्रिटिश रूल जो है वो भारत में एंड हो जाएगा 15 अगस्त 1947 को, मतलब भारत एक इंडिपेंडेंट स्वप्रभु स्टेट बन जाएगा, सिंपल सी बात, ठीक है। इसके बाद जो पार्टीशन होगा इंडिया का, और पार्टीशन के बाद क्रिएट होगी 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन, इंडिया एंड पाकिस्तान।
एंड दोनों के पास अधिकार होगा कि वो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से अलग भी हो सकते हैं अगर वो करना चाहें। इसके बाद इसने बोला कि वायसरॉय की जो उपाधि थी और जो ऑफिस था उसको अब हम क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। एंड ब्रिटिश किंग के पास सिंपल सी बात जो डोमिनियन की कैबिनेट थी वो नहीं रहेगी, सिंपल सी बात, ठीक है ना। एंड ना ही जो ब्रिटिश है मतलब कि जो मेजेस्टी है वो पाकिस्तान के लिए या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, ठीक है। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उन दो डोमिनियन के लिए वो उनका अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी और साथ साथ में अपने टेरिटरी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, ठीक है। इसके बाद एक और चीज़ बोली गई, सिंपल सी बात, जो ऑफिस था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का फॉर इंडिया, ठीक है ना, एंड ट्रांसफर्ड हिज फंक्शन टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर। जो SOS फॉर इंडिया का जो फंक्शंस थे वो SOS मतलब कि फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर्स को ट्रांसफ़र कर दिए गए, ठीक है ना। लैप्स हुआ ब्रिटिश पैरामाउंसी ओवर द इंडियन प्रिंसली स्टेट्स, जितनी भी ट्रीटी थी, रिलेशंस थे, ट्राइबल एरियाज थे, सब खत्म हो गया और बोल दिया गया इंडियन प्रिंसली स्टेट को कि आप या तो इंडिया को ज्वाइन करें या तो पाकिस्तान को ज्वाइन करें या फिर आप इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं, सिंपल सी बात, ठीक है ना। एंड जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता दोनों देशों का, इंडिया एंड पाकिस्तान का, दे शुड बी गवर्न बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, सिंपल सी बात ये भी बोला गया। एंड ब्रिटिश मोनार्क ने, सिंपल सी बात, जो उसको वीटो था, वीटो का अधिकार था, बिल को रोक सकता था इसका, उसने वो वीटो का अधिकार नहीं रहेगा, सिंपल सी बात, ठीक है ना। अब गवर्नर जनरल जो है वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो जाएगा, सिंपल सी बात, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या था, जो इट डेजिग्नेटेड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड द प्रोविंशियल गवर्नर्स एज द कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर नॉमिनल हेड्स, मतलब कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और जो गवर्नर्स थे प्रोविंसेस के वो नॉमिनल हेड हो गए, सिंपल सी बात, ठीक है ना। जो किंग ऑफ इंग्लैंड था उसने टाइटल हटा दिया एम्परर ऑफ इंडिया अपने रॉयल टाइटल में से, सिंपल सी बात, और डिसकंटिन्यूड कर दी अपॉइंटमेंट टू द सिविल सर्विसेज रिजर्वेशन ऑफ द पोस्ट बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ठीक है ना। लेकिन जो 15 अगस्त से पहले सिविल सर्विसेज में जो मेंबर ज्वाइन किया था वो अपने बेनिफिट वैसे के वैसे, अपनी सर्विसेज कंडीशंस वैसे के वैसे मतलब कि निभाते रहेंगे, सिंपल सी बात, ठीक है ना। और मिडनाइट 14-15 को, सिंपल सी बात, 1947 के अंदर भारत और पाकिस्तान दोनों देश बनते हैं, सिंपल सी बात। लॉर्ड माउंटबेटन फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया मतलब कि बनते हैं, सिंपल सी बात, ठीक है ना। और जवाहरलाल नेहरू को वो क्या करते हैं, स्वर करवाते हैं, शपथ दिलवाते हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर, सिंपल सी बात, ठीक है ना। एंड जो भारत है वो 1947 में बनकर आज़ाद हो जाता है, सिंपल सी बात, ठीक है। इसके बाद कुछ इंटरिम गवर्नमेंट है, इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर कुछ ऑफिसेज हैं वो देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट रहते हैं। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू, उनके पास कौन सा पोर्टफोलियो था, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट थे, और काउंसिल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो प्रेसिडेंट थे वो गवर्नर जनरल थे, और लेकिन वाइस प्रेसिडेंट जो थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। एक्सटर्नल अफेयर एंड कॉमनवेल्थ रिलेशंस को कौन देख रहे थे, जवाहरलाल नेहरू देख रहे थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल होम एंड इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग को देख रहे थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर को, डॉक्टर जॉन मथाई इंडस्ट्रीज़ एंड सप्लाईज को, जगजीवन राम जो है वो लेबर को देख रहे थे, सरदार बलदेव सिंह वो डिफेंस को देख रहे, CH भाभा जो कि वर्कर्स माइंस एंड पावर को देख रहे थे, लियाकत अली खां वो फाइनेंस को देख रहे थे, अब्दुल रब निश्तार वो पोस्ट एंड एयर को देख रहे थे, असफ अली रेलवेज एंड ट्रांसपोर्ट को, C राजगोपालाचारी एजुकेशन एंड आर्ट्स को, II चुंद्रीगर ये कॉमर्स को देख रहे थे, गजनाफर अली खां ये हेल्थ को, एंड जोगिंदर नाथ मंडल ये देख रहे थे लॉ को। एक इम्पोर्टेंट है कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल या फिर गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसके हेड तो थे जो थे माउंटबेटन, सिंपल सी बात, ठीक है ना। तो हमने पढ़ा ना, सिंपल सी बात, ठीक है ना। तो ये तो थे हेड तो थे लॉर्ड माउंटबेटन, लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट थे उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल के वो थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। अब जो फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया बनी 1947 में, उसके कुछ देख लेते हैं ऑफिस।